जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और जैसा कि आप लोग अभी सारे वीडियो को बहुत अच्छा सा देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। और ये जो बहाली आई है, इतनी बम्पर बहाली है कि बिहार पुलिस में इससे पहले इतनी ज़्यादा बहाली नहीं आई थी। तो इस बार जितना जी जान लगा के हो सके आप ले लीजिए। घर के किसी भी सदस्य के रूप में पहले हो या दूसरे नंबर पर हो, अगर आप ले लीजिएगा तो फिर आप इसमें आने के बाद अगर आपको लगे कि कोई और भी तैयारी करना है तो तत्काल में ये आप जॉब लेके कुछ और भी कीजिए। लेकिन ये मौका इस बार आप लोग जाने मत दीजिए हाथ से। इसीलिए इस बार जी जान लगा के आप तैयारी कीजिए। और ये जो अभी तक प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है रुक्मिणी का, और जो भी प्रैक्टिस सेट आएंगे उसको आप अपने डिटेल में कीजिए। और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का बारीकी से आंसर देखिए। और इस जब तक आपका ये एग्ज़ाम का डेट आएगा तब तक आपके पास में इनफ जो है क्वेश्चन हो चुके रहेंगे। और उसी आसपास में से संभवतः कभी कभी होता है प्रैक्टिस सेट से उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्रत्येक प्रश्न को और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को बारीकी से ध्यान से देखिए और तैयारी मन से कीजिए और एक बार में सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए, आज आपका हमारा उधर 21 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो 22वां प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो 22वें प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल देखते हैं कि भारत के किस राज्य में जो है समान नागरिक संहिता जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है वो लागू है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए। ए है मेघालय, बी है केरल, सी है हरियाणा एवं डी है गोवा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी गोवा। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जो जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता लागू है, अर्थात सभी के लिए एक ही कानून है वहाँ पर। और ये जो है आपका अनुच्छेद 44 में, ये हमारा संविधान के 44वें अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का वर्णन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ए है बजट सत्र, बी है मानसून सत्र, सी है शीतकालीन सत्र एवं डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? ऑप्शन देख लीजिए। ए है इसमें लकड़ी को, बी है अस्थि को, सी है मांस को एवं डी है त्वचा को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी अस्थि को। एक्सरे जो किया जाता है, जब आप देखते होंगे कि आपको कोई कहा जाता है कि डॉक्टर वगैरह के द्वारा सलाह दिया जाता है कि जाइए आप एक्सरे करवा के लाइए, तो उसमें देखिएगा कि हड्डी का जो है ये सिर्फ रह जाता है, बाद बाकी मांसपेशी वगैरह का ये करके आपको ये फोटो खींच के आ जाता है, तो वो एक्सरे कहलाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सरे की खोज जो है, एक्स किरणें की खोज इसका रॉन्जन ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए। ए है रदरफोर्ड, बी है थॉमसन, सी है चैडविक एवं डी है एंडरसन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी एंडरसन के द्वारा किया गया था। थॉमसन के द्वारा आपको इलेक्ट्रॉन की खोज गई थी, परमाणु की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई, और न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में की गई थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1 जूल किसके बराबर होता है? ऑप्शन देखिए। ए है 10 पे पावर 3 अर्ग, बी है 10 पे पावर 5 अर्ग, सी है 10 पे पावर 7 अर्ग या डी है 10 पे पावर 11 अर्ग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी 10 पे पावर 7 अर्ग। अगला प्रश्न है आपको इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑक्सिलियरी वर्ब। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी हैज़ हो जाएगा। अगला देखिए, चूज द पैसिव फ्रॉम फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी वी बिलीव इन गॉड। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जो इसमें आइटम्स का जो पूछा जाता है, फॉर्म एट द माउथ, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एंग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज क्या कहलाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी एंथोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है? ऑप्शन देखिए। ए है सोडियम बेंजोएट, बी है सोडियम थायोसल्फेट, सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट। तो इसमें जो
सोडियम बाइकार्बोनेट का जो यूज है वो हम खाने के सोडा के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विघटन नाभिकता का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, अस्थायी न्यूक्लियस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन देखिए, ए है विटामिन बी 12, बी है विटामिन सी है विटामिन डी एवं डी है विटामिन के। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। ये किसी मांसाहारी भोजन, क्या ये आपको मांसाहारी भोजन से तात्पर्य यहाँ हो गया है कि यह शाकाहारी भोजन में, शाकाहारी भोजन जैसे विटामिन सी जो है आपको ये नींबू वगैरह में पाया जाता है। तो मांसाहारी किसी भी कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो आपको खट्टा लगता है। तो जो खट्टा पदार्थ है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन एकमात्र ये विटामिन सी है जिसका संचय हमारे शरीर में नहीं होता है, और इसीलिए विटामिन सी से रिलेटेड जो भी चीज़ है, नींबू वगैरह है, ऊपर से खाने की सलाह दीजिए। तो और कोई भी पदार्थ है, एक दूध भी है, वो संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन विटामिन सी उसमें नहीं रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जुकाम जो है का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देखिए, ए है बैक्टीरिया, बी है कवक, सी है विषाणु एवं डी है प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, वायरस। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? अर्थात कितने दांत ऐसे हैं जो फिर से जन्म हो जाएगा उनका? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यर्थ में समास क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, अवयवी भाव। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, प्रतिलोम हो जाएगा। जो पीछे चलता हो उसके लिए कौन सा ये वर्ड इसमें उपयुक्त होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुचर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महती इच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, महती प्लस इच्छा, महती इच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ए है फर्रुखाबाद, बी है दिल्ली, सी है हैदराबाद एवं डी है हरियाणा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, फर्रुखाबाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, 1 होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। निष्कर्ष यह है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कण एक वृत्तीय पथ पर जो है गति कर रहा है या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड़ितता जो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है किसकी होगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, पानी की। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मनुष्य, अब इसका ये देखिए फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक मनुष्य जो है 2 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का एक समतल दर्पण आवश्यक होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, 1 मीटर। अवतल दर्पण में आपको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने से आधे जो माप का जो है दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 मीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, अधिक फोकस दूरी, और उत्तल लेंस वो टाइप का वो बिहेव करने लगेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य का द्रव्यमान क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, 10⁻29 टन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, हमेशा उत्तल लेंस की शक्ति अधिक होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एम द्रव्यमान के एक गोले का पलायन वेग है, क्या होता है? पलायन वेग के बारे में पूछा जा रहा है इसमें, जो एम द्रव्यमान का एक गोला है उसका पलायन वेग के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, √2gm/r। तो अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण जो दोलक की आवृत्ति होती है, 2 मिनट में दोलक जो है दोलन करेगा कितनी बार? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब उसका परिणाम क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये तो मैथ से रिलेटेड है, मैथ का और रीजनिंग का छोड़ेंगे। यहाँ देखिए अगला प्रश्न शुरू हो रहा है, फारसी सप्ताह मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया था? ये जो फारसी साप्ताहिक पत्रिका था उनके बारे में पूछा जा रहा है, मिरातुल अखबार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। इनके द्वारा ही मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया गया था, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। इनके द्वारा ही संवाद कौमुदी का भी प्रकाशन किया गया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक जो है, आधुनिक युग का जो है जनक माना जाता है, आधुनिक भारत का जनक माना जाता है इनको। और इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। और इनके ही सहयोग से आपको 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो इतने सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, किन्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी हिंदू महासभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है किया गया था? तो इसमें जो पूछा गया है, तो राष्ट्रसंघ के सचिवालय के बारे में प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो ये आपको हो जाएगा न्यूयॉर्क में। इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में अमन चैन कायम करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना आपको 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस भी अगर पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवध का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, सदाउत, जिसे सआदत खान या बुरहान उल मुल्क कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ICS परीक्षा जो है एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब से लेना प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी, 1922 में, आपको 1922 में ये प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई, जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बहुत सारे कार्य ऐसे किए गए हैं जो बहुत ही यूनिक कार्य किए गए हैं, जैसे थानों की स्थापना जिले में की गई, और इनके द्वारा अस्थाई बंदोबस्त जो सबसे फेमस पूछा जाता है इनके द्वारा की गई 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं की जो श्रृंखला होती है वो क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, सह भूकंप रेखा, जो होमोसिस्मल लाइंस कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि भूकंप का जो माप है वो किस पैमाने पर लिया जाता है, तो उसके लिए रिएक्टर स्केल है, और इसके लिए जो अगर इसका अध्ययन किया जाता है तो वो सिस्मोग्राफी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, ओडिशा के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, अनैमुदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
ये महेंद्र, इसमें देखिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ये जो आपका इसमें महेंद्रगिरी है, ये आपको जो उत्तरी तट है हमारा, अर्थात उड़ीसा वाला तट और कोरोमंडल तट के ऊपर में जो ये भाग है, तो आपको महेंद्रगिरी जो है उत्तरी तटीय रेखा की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और इस प्रकार से इस प्रश्न का तो आंसर आपको ये अनेमुदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, वेस्टर्न घाट। जो हमारा भारत का जो ये मैप है, कोंकण रेलवे आपका जो ये कोंकण तट आपको इसी होकर ये गुजरती है, ये आपको पश्चिमी घाट से होकर ही गुजरती है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको अगला प्रश्न है हमारा, कपास की जो काली मिट्टी को, ब्लैक कॉटन सोयल को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और ये कपास के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, भारत हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगर आपको पूछा जाए कि हमारा भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो इसमें आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, जैसे ये चीनी का उत्पादन कहाँ हो जाएगा, तो जैसे तो इसका आंसर महाराष्ट्र आपको पूरे भारत में भी होता है, इसका कभी कभी चेंज होते रहता है, लेकिन इसका गन्ना उत्पादन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे अधिक जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, इनमें से सभी है। जाड़ा और गर्मी की दो स्पष्ट ऋतुएं हैं। वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना है। जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना है, सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, उपभोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन सी, तापीय ऊर्जा। इसे आपको फ्यूचर के लिए भी सोलर एनर्जी को बहुत ही फेमस माना जा रहा है, इसीलिए सरकार बढ़ावा भी दे रही है। और अगर आपको भविष्य का ईंधन पूछा जाए तो आपको हाइड्रोजन उसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यकृत डैश कार्य करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, पाचन का कार्य करता है। आपको उसमें जो और सब भी दिए गए हैं, तो यकृत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि आपको जब भोजन आपको मुख से पचना प्रारंभ होता है तो छोटी आंत, बड़ी आंत और सारा ये यकृत में ही, तो लीवर हमारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। कूप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो वायु अभ्यास है इसमें इनकी बात हो रही है। अगर आपको भारत और अमेरिका के बीच में अगर युद्ध अभ्यास पूछा जाए तो इसमें वज्र प्रहार ये सब बहुत फेमस है इनका। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, इस प्रश्न को देखिए एक बार। अगर निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? स्वच्छ ईंधन का कौन सा गुण होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदूषण मुक्त। अर्थात कि जो वह ईंधन की जो प्रदूषण मुक्त है, जैसे कि मान के चलिए हाइड्रोजन की अब बात हो रही है। हाइड्रोजन की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि सरकार आपको 2047 तक आपको कार्बन न्यूट्रल होना चाह रही है, या फिर आपको बहुत हद तक कम करना चाह रही है। तो अगर इस पर डिपेंड होने के लिए आपको क्या करना होगा, जितना भी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां जो कि प्रदूषण छोड़ती है उस पर निर्भरता कम करना होगा। और इन सब जो भी, जैसे कि अभी सीएनजी वाले गाड़ियां चल रही है तो, और या फिर इलेक्ट्रिक वाहन चल रहा है, तो उन पर आपको बल देना होगा। इसके कारण से स्वच्छ ईंधन का कार्य वही है कि अब प्रदूषण मुक्त हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का जो है मुख्यालय किस शहर में है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में, ये पूछा जा रहा है।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ये क्या करती है कि आपका जो हमारा जितना भी मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन है, उसमें जो बातचीत करने का जो दर निर्धारित किया जाता है, किसी भी एसएमएस का या भी कोई भी तरह की जो कॉल की दरों का निर्धारण या फिर जो भी पैक आप रिचार्ज कराते हैं उनसे रिलेटेड जो भी है, अगर इस पर सारा कंट्रोल ट्राई का ही रहता है। अगर आप ये कंट्रोल ना रहे तो कंपनियां अपने मन हिसाब से जो भी चाहे वसूल कर सकती हैं, तो इनका नियंत्रण उस पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से क्या एक क्षार है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, NaOH। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला प्रश्न है हमारा, आमतौर पर मेंडेलियन जो है कारक क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन बी, जीन है। तो जैसे कि ग्रेगर मेंडल जी के द्वारा जो है मटर के पौधे पर, जो अनुवांशिकी का पिता भी इनको कहा जाता है, मटर के पौधे पर उनका प्रयोग किया गया था। तो इसी में आमतौर पर मेंडेलियन कारक को क्या कहा जाता है, जीन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। कांडला जो है आपको गुजरात में पाया जाता है, इस गुजरात में स्थित क्षेत्र है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है? जैसे इसमें पूछा जा रहा है किस समूह में आपको जो बाह्यतम कोश है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जैसे कि लिथियम का आपको आप परमाणु क्रमांक अगर आपको 3 हो गया तो स्वाभाविक है 2 हुआ, उसके बाद 1 पूरा हो गया। सोडियम का जैसे कि 2, 8 और 1 हो गया, 11 हो गया। जैसे सोडियम का हो गया आपको 2, 8 और 1। उसके बाद आपको पोटेशियम हो गया 2, 8, 8 हो गया, 2, 8, 10, 10, 8, 18, 1, 19। तो इस प्रकार से जो भी लास्ट में एलिमेंट बच जाएंगे वो आपको उसका वैलेंसी भी हालांकि ये वही हो जाता है। अगला, अगर इस वैलेंसी अगर पूछा जाए आपसे कि संयोजकता, तो जिस परमाणु के तत्व में एक इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव रूप में बच जाए तो वो आपको उसका पॉजिटिव +1 वैलेंसी हो जाएगा उसका। जैसे कि लिथियम, सोडियम जो है, पोटेशियम, इस सब का जो है लास्ट में 1 बच जाता है तो इसका ये +1 संयोजकता इसकी हो जाती है। उसी प्रकार अगर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन जो है हेलोजन फैमिली वाले, तो इसमें आपको -1 होता है, इसलिए कि आपको 1 की इसको कमी होती है। इसी के लिए अगर आपको सोडियम और क्लोरीन को अगर मिला दिया जाए तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाता है और दोनों का जो बॉन्ड है बहुत ही संतुष्ट हो जाता है एक दूसरे से। इसी प्रकार से आपको बैलेंसी निकालना आना चाहिए। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, डैश जापान का राष्ट्रीय खेल है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, सुमो दिया है यहाँ पे। जूडो होना चाहिए, आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पे सुमो दिया है, जूडो होना चाहिए, जूडो कराटे। हालांकि कराटा भी इसमें दिया हुआ है। आप लोग एक बार इसको अपने हिसाब से, जो बेसबॉल जैसे यूएसए का है, और आप लोग अपने से बास्केटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये भी आंसर में देंगे, और हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है वो भी आंसर इसमें देने का प्रयास करेंगे। जापान के बारे में भी जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है? तो जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन नेगेटिव होता है, तो इसमें जो है इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, आर्गन का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको, इसमें पशु कोशिका अर्थात जो है जंतु सेल में पूछा जा रहा है इसमें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रोसोम के बारे में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1 है। तत्व का नाम अभी तो आपको तुरंत ही बताए थे, जैसे कि 2, 8, 10, 10, 8, 18, 1, 19। तो 19 आपको पोटेशियम का है। ये इसका पोटेशियम का जो है के इसका सिंबल है और ये इसका आंसर होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन बी, पोटेशियम। जैसे मैग्नीशियम का अगर पूछा जाए आपको तो इसका हो जाएगा 2, 8, 8, 2, क्योंकि ये इसका 12 है परमाणु क्रमांक और सोडियम का 11 है, रेडॉन का आपको 86 हो जाता है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया हब जो है केंद्र को उद्यमियों के प्रश्नों को का समाधान करने और स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देने के लिए कब क्रियाशील किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी 2016 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वयस्कों में जो वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रवन से निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोग हो जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी साइमंड हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी ग्लूकोज को। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव के दो कान होते हैं क्योंकि दोनों कानों की सहायता से वो क्या करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए ध्वनि की दिशा आंकी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? तो इस प्रश्न किसकी पंक्ति है? ये जो है आपको किस राइटर के द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है प्रेमचंद जी के द्वारा। इनकी जो बहुत फेमस पुस्तक है गबन पूस की रात जो है इनके द्वारा लिखी गई एक कहानी है। गबन गोदान कर्मभूमि इनकी जो बहुत फेमस बुक सब है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। गाय करुणा की कविता है, यह किनकी रचना है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी 3 भेद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिस पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत सहित जो है आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी राष्ट्रपति का वेतन, उसके लिए आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है वह निम्नलिखित में से कौन बिहार की राजभाषा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी ए भी हो जाएगा, हिंदी भी है और उर्दू भी है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। नियाग्रा जलप्रपात निम्नलिखित में से किन 2 देशों को विभाजित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी अमेरिका और कनाडा को। और भारत का जो नियाग्रा है वो आपको चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कूट में देना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ही देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 2 एवं 3। इसका जो है 2 में दिया है बिहार विधानमंडल परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है और 3 में है बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। प्रथम में दिया है कि बिहार विधान परिषद राज्य का निम्न सदन है, तो ये गलत है। जैसे कि किसी भी राज्य का जो है आपको विधान परिषद और उसमें विधानसभा है, तो जो आपका जो विधान परिषद है जिस तरह से राज्यसभा होती है केंद्र में, तो वो उसके इक्विवेलेंट है और लोकसभा के इक्विवेलेंट आपको विधानसभा होती है राज्यों में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, इसमें 2 और 3 सही है, बाद में कि ये गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कब हुआ था? तो किस वृक्ष के नीचे हुआ था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी पीपल वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम जो है प्रांत निम्न में से कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी राजस्थान के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था या फिर कहाँ हुआ था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी पटियाली में। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता कहा जाता था और अमीर खुसरो जो है इन्होंने ही 7 सुल्तानों का शासन देखा था। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी 7 दिनों के अंदर।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है? मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, तेलंगाना के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई, हालांकि तेलंगाना की जो स्थापना के बारे में यहाँ पे हम कुछ पॉइंट इसमें करेंगे। तेलंगाना जो है हमारा भारत का सबसे नवीनतम राज्य है और इसकी जो स्थापना है 2 जून 2014 को होती है। तो तेलंगाना की स्थापना दिवस आपको 2 जून को मनाई जाती है। 2 जून को ही हम लोग रोटी दिवस भी मनाते हैं। तो इस प्रकार तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी आपको के.सी. राव हैं, अर्थात चंद्रशेखर राव, और अभी आपको तेलंगाना की जो राजधानी आपको हैदराबाद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में कौन बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, रोजर बिन्नी, और इसके जो सचिव हैं जयशाह हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। काल अनुसार क्रम जिसके अंतर्गत 3 वंशों ने भारत पर शासन किया, जिसमें क्रमानुसार पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए। जैसे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, उसके बाद सैयद वंश है और उसके बाद लोदी वंश है। तो आपकी इसकी जो स्थापना, गुलाम वंश की जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी 1206 ईस्वी में, और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना आपको जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 1215 ईस्वी में। मैग्ना कार्टा जो है आपको इसमें किसी भी व्यक्ति का, जो नागरिकों को अधिकार प्रदान किया गया था आपको इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में जो ये दस्तखत हुए थे तो पहली बार जो वहाँ के नागरिकों को वहाँ पे बहुत सारे अधिकार मिले थे, तो उसी कारण से इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और समाप्त हुआ था? तो अभी एक प्रश्न में हमने डिटेल भी किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के संबंध में, तो इस प्रश्न में उसका आंसर बताए थे हम। इस प्रश्न का जो अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर मालूम होगा। आप लोग भी डिटेल में इसका आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, क्योंकि हमने बताया था अभी 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जिसके बाद 24 अक्टूबर 1945 में पूरे विश्व में अमन चैन के कायम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, और संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में हमने जिक्र किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन देख लीजिए। ए है धान के उत्पादन से, बी है तिलहन के उत्पादन से, सी है फूलों के उत्पादन से, एवं डी है चाय के उत्पादन से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, पीली क्रांति का पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, तिलहन के उत्पादन से। अगर आपको सुनहरी क्रांति के बारे में, जैसे रजत क्रांति के बारे में, श्वेत क्रांति के बारे में, लाल क्रांति के बारे में, बहुत सारे क्रांति हुए हैं जिसके बारे में पूछा जाए तो आप एक प्रश्न से जरूर रहते हैं, जरूर आप इसको याद करके रखें। जैसे भूरी क्रांति पूछा जाए, उर्वरक से संबंधित है। कृष्ण क्रांति पूछा जाए, ये आपको पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति आपको मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति आपको अंडा उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपको दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इसीलिए आपको जितने भी क्रांति आप उसको जरूर याद रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांसलेट करना है द सेंटेंस गिवन बिलो, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, स्टडी रिलीजियस बुक्स। तो अगला, यहाँ तक आपका 96 प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपको 97 का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग अपना से भर लेंगे, अन हो जाएगा इसमें, डू नॉट गिव अनड्यू प्रेशर ऑन हिम। तो अगला प्रश्न देखते हैं 98 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस। तो नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज मधु। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, मधु इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें 99 का देख लेते हैं।
इसका है चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन ए, ही विश्ड मी अ हैप्पी दिवाली। तो अगला जो आज का आखिरी प्रश्न है, इस प्रश्न का जो है फिल इन द ब्लैंक्स इसमें कह रहा है सुटेबल ऑक्सिलियरी वर्ब भरने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, हैव। तो इस प्रकार से आज आपका जो है ये 22वां प्रैक्टिस सेट भी समाप्त होता है। और अगर आपसे पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो आपसे सभी वीडियो में बोलते ही हैं, इसमें भी बोल रहे हैं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप एक लाइक ज़रूर कर दें सारे वीडियो को, क्योंकि दूसरे वीडियो को आप शेयर करें अपने मित्रों के साथ, क्योंकि जो आपके भाई और बंधु आपके में पढ़ रहे हैं या फिर आपको नोटिफिकेशन में या फिर किसी माध्यम से शॉर्ट्स भी इस चैनल के बहुत सारे लोगों के द्वारा देखे जा रहे हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स उसमें वायरल हुए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उसमें। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो शॉर्ट्स का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाके आप ज़रूर देखिए। और जैसा ही अगर आपको नोटिफिकेशन में अगर आप अपने से जो बंधु हैं कोई आपके तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप भेजिए और उनको सलाह दीजिए कि ये सब प्रैक्टिस सेट जरूर करें। इसमें बहुत जल्द आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट भी शुरू होगा। अब इसका और प्रैक्टिस सेट जो रेस्ट बचा हुआ है उसको करवाने के बाद नेक्स्ट अगले प्रैक्टिस सेट पर आएंगे। तो फिर से आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।